अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खुड़ो और मेरे साथ हैं वुसअतुल्लाह खान। और बिल आखिर बदनाम ज़माना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे पर थोड़ा सा रहम खा लिया है और $3 बिलियन का लोन रिलीज कर दिया गया। जाहिर है कि ये 2-3 ट्रांचेस में होगा और ये सब कुछ हुआ है बिल्कुल आखिरी मिनट में, मतलब कि आखिरी गेम, मैच के आखिरी ओवर के आखिरी गेम। जावेद मियांदाद का छक्का कुछ ऐसा ही लगा है और छक्के मारने पर और इसाक डार की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये लोन मिला है। कोशिशों के बावजूद ये हुआ है। अब देखें, अब एक दिन तो उन्हें खुश होने दें, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए खुश होना है। और ये इतनी बड़ी खबर थी कि खुद प्राइम मिनिस्टर को जाती तौर पे इसाक डार को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जाहिर है निशाने हैदर मिला नहीं, जाहिर है। अच्छा, कुछ खुशी तो बनती है ना, क्योंकि हुकूमत सोच रही है कि अब चलो कुछ माह के लिए हमें डिफॉल्ट के नारे नहीं सुनने पड़ेंगे। शायद कुछ कम गालियां पड़े, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक भरा हुआ सिगरेट तो पड़नी होती है। एक भरा हुआ सिगरेट मिल गया, एक भरा हुआ सिगरेट बदन मिल टूट गया रहा था। और इस वक्त काफी हाई पर है भरे हुए सिगरेट की बात। अच्छा, जैसे ही मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज मैं तुमसे तो बदला ले रहा हूँ जैसे तुम करते हो। मैं कब करता हूँ? अच्छा, ये जो सिगरेट जब सूटा लगाता है ना आदमी, उसके बाद जाहिर है उसमें एक तवानाई आ जाती है, बदन टूट रहा होता है, भूख भी तो लगती है। सबसे पहला जो फिक्रा मुंह से निकलता है ना हर हुकूमत के, ये आखिरी है, अब कशकोल तोड़ देंगे। हाँ। और फिर एक और कश लेते हैं। अच्छा, हाई होने की बात की तो आज हाई होना तो कोई स्टॉक मार्केट से सीखे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जिससे अपनी खुशी से पागल हो गई स्टॉक मार्केट। आज एक दिन में 2444 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद पिछले 15 सालों में, जहां तक मुझे पता है, एक दिन में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान रुपए ने भी थोड़ी सी अपनी जान दिखाई है और ओपन मार्केट में, खुली बाजार में ₹5 गेन किया है अगेंस्ट द डॉलर। इंटरबैंक रेट का जाहिर है हमें पता नहीं है, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे थे। पता नहीं क्यों बैंक हॉलीडे था, लेकिन चलो होते हैं, उनको भी हक है। और बैंक हॉलीडे था, लेकिन मलिक बुस्तान साहब जो है चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी कल भी शायद थोड़ी सी मजीद बेहतरी देखनी चाहिए और वो कह रहे हैं कि शायद रुपये आके 270-275 के बीच में है, तो मतलब कि डॉलर खरीद लो। जब तक टीके का असर है। जब तक टीके का असर है। अच्छा, टीके का असर पाकिस्तान के सॉवरेन जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उस पर भी हमने देखा है, 1-2 सेंट्स का इजाफा हुआ है। और वैसे हम जैसे लोगों को शायद ये ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बॉन्ड्स की मार्केट में अपेरेंटली ये काफी बड़ी बात है। लेकिन, और हमेशा हमें लेकिन तो शामिल करना ही होता है हर एक अच्छी खबर में। सवाल ये है कि क्या ये 4 दिन की चांदनी है और फिर वही डिफॉल्ट की अंधेरी रात, या इस बार शायद कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की जाएगी। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हुसैन, हमारे सहाफ़ी साथी भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और IMF के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कॉलम्स लिखे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर खाकान नजीब साहब। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। बहुत आसान होता है, जाहिर है कि हमने तो कोई 10 बार, मेरा ख्याल है कि मैंने 15 बार, आपने भी कई बार कहा होगा कि यार बस इस दफ़ा तो IMF से कुछ नहीं मिलने वाला, गेम ओवर हो गई है, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आप हमेशा कहते थे कि नहीं, अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी ये हमें ट्रांस तो मिल गई है और अभी इसाक डार साहब कह रहे थे कि एक अभी हमें रिलीज होगी और बाकी जो मेरा ख्याल है $1.9 बिलियन है वो 2 किस्तों में हमें मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ये जो ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत को मिली है और आवाम को भी मिली है, इसका कोई फ़ायदा उठाया जाएगा? कोई जो हम बार बार कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, या हम दोबारा वही जो हमारी जो यूजुअल रूटीन है उसमें ही हम फंसे रहेंगे? जी डॉक्टर साहब। शॉर्ट ऑफ अ डिफॉल्ट आई थिंक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में रहते और IMF का जो कोई भी प्रोग्राम है, 9th रिव्यू कराते या जो अब किया है, ये बेटर आउटकम है। बिकॉज $3 अरब प्लस 9 माह निकल जाएंगे, जो 2 हुकूमतों की तब्दीली है वो निकल जाएगी। आप ये देखिए कि अगर आज चाइना ने बैकस्टॉप ना किया होता तो ये $4 अरब के अभी ज़खायर आए हैं जो स्टेट। So all in all, I think this is a good outcome, a better outcome than I think the government had worked its way through in the last few months.
अब ये है कि इट इज़ नॉट एन ऑप्शन नॉट टू डू वेल। ये वो वाला इम्तहान नहीं है कि आप इसको अब फेल कर सकते हैं, ये आपका आखिरी इम्तहान है। और अभी आप मूडीज़ और फिच दोनों की अगर स्टेटमेंट्स देखिए तो वो तो स्केप्टिकल हैं इस चीज़ पे कि पाकिस्तान आया अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट कर पाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो अब ये 3 रिव्यूज़, अब एक अभी रिव्यू चल रहा है, ये 12 जुलाई को कल्मिनेट करेगा कि आपको ट्रांश मिल जाएगी। उसके लिए जो चीज़ें रह गई हैं वो कर देनी चाहिए अगर रद्दोबदल है कुछ प्राइसेस में, और फिर नेक्स्ट और उससे अगला रिव्यू। अब आई डोंट थिंक कि कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, और ये एक अच्छा मौका है। थोड़ा सा एक कंट्री हैज़ गॉन ऑन अ हाई, इन्वेस्टमेंट साइकिल थोड़ा सा बनाइए, साथ ये डेट्स जो बाकी हैं, मेरा ख्याल है मैं 5-6 अरब डॉलर समझता हूँ कि आ जाने चाहिए। 2-3 अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के 1-2 अरब डॉलर जो हमारी मल्टीलैटरल्स हैं, सो स्टेट बैंक के रिजर्व्स को उठाइए, थोड़ा सा तकवीत दीजिए मार्केट्स को। और इस ये जो इस वक्त एक थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हुई है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए कि एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन कीजिए और थोड़े से कोई तो अच्छे काम कीजिए ना। मतलब ये तो ना कीजिए कि PIA का कुछ नहीं करना, या एयरपोर्ट्स जो हैं उनको लीज़ कीजिए। ये जो हम सोचते हैं डिस्कोस बेचने की बजाय प्रोविंसेस को दें, इस पे दोबारा गौर करें। जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला सकती वो कैसे चलाएंगे। कुछ टैक्सेस पे काम कीजिए, सो कुछ कलीदी काम कीजिए ताकि व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट कम्स इन वो भी सोचे। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल काम किए जा सकते हैं, ऑब्वियसली एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, बट जो अहदाफ है बजट के उनको एडहियर टू कीजिए। जो लिक्विडिटी है एनर्जी सेक्टर की उसको इंश्योर कीजिए। सो अगर यही कर लेंगे तो फिर एक आने वाली हुकूमत पे बहुत बड़ा बोझ है। अब उसको ये नहीं हो सकता कि वो स्ट्रक्चरल काम ना करे, पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग का काम ना करे, अभी भी इस पे सोच। लेकिन ये तो अब आपका डिसीजन है। अगर आप कल सुबह से करना चाहते हैं तो पुट अ टीम टुगेदर एंड स्टार्ट वर्किंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। आई थिंक दैट इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। मैं खुर्रम हुसैन से एक सवाल करना चाहता हूँ। खुर्रम साहब, ये आप ज़ाहिर IMF पे अच्छे खासे आपने आर्टिकल लिखे हैं पिछले 1 साल में कि पाकिस्तान के साथ क्या सिलसिला होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप IMF की इंटरनल वर्किंग से भी यकीनन वाकिफ़ हैं कि ये जो चाइनीज़ टॉर्चर हुआ एन आखिरी लम्हों में आखिरी गेंद पे उसने कहा ये लो 3 अरब डॉलर, क्या ये वाकई IMF की वर्किंग की ऐसी है या उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि अच्छा इन्हें तरसा के दें ताकि इन्हें अकल आए कि इनका करना क्या है। और एक पोर्ट्रे ये भी किया जा रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF की है उससे जो 3 मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उसके नतीजे में ये हुआ है। तो क्या MD का इतना ही असर होता है कि वो गेम पलट दे? जी खुदा साहब, बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। एक्चुअली दोनों बातें जो आपने कही हैं दोनों आर इक्वली लाइकली। इट इज एंटायरली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है कि IMF ने खुद पाकिस्तान को देख के इसके और उनको नजर आ रहा है एक ऐसा मुल्क जो 2021 से उनके साथ मुआहदे करता है और तोड़ देता है, करता है और तोड़ देता है, पैसे जैसे ही मिलते हैं मुकर जाता है, कि वो तंग आए हुए थे और उन्होंने एंड पे आके बात उस मुल्क को वहां तक घसीट के लेके आए हैं कि उसका खून खुश्क हो जाए। और फिर उनसे कहा है कि अब देखो अगर बात करनी है तो हम आपको 9 महीने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये रास्ता है, आपको इस पर चलना होगा। इट्स एंटायरली पॉसिबल कि इस मोड़ तक कान के वो लोग लेके आए हैं। ऐसे होता है बाय द वे। इस टाइप की ब्रिंक्समैनशिप हो चुकी है। इनफैक्ट कई मुल्क हैं जिनके साथ IMF ने इसका वेट किया है कि वो डिफॉल्ट हो जाए और उसके बाद फिर उनसे कहें कि अच्छा अब बात करनी है या नहीं करनी। इट डज हैपन। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत जो जिस हद तक पूरी कर सकते थे उन्होंने कर ली, और जो नहीं हो रही थी उनसे उन्होंने फिर पलट के अमेरिकन के साथ के कूके मिन्नतें करके जिद करके अपनी हर किस्म की उनके साथ क्या कहेंगे उसको मिन्नतें करके उनसे किसी किस्म का दबाव लगाया है। ये भी पॉसिबल है बिल्कुल।
आई थिंक इन सब कुछ का मिक्सचर ही हुआ है एक कि काफी हद तक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रही थी। आईएमएफ भी ये नहीं चाहता, अमेरिका भी ये नहीं चाहता, चाइना भी ये नहीं चाहता, सऊदी अरब भी ये नहीं चाहता, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में चला जाए जहाँ उसकी इकोनॉमी मेल्टडाउन की तरफ चली जाए। आई डोंट थिंक ये कोई मुल्क चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं करना चाहते। तो उन्होंने फिर एक इस तरह से किया है कि भाई ठीक है, इनको एक लास्ट मिनट तक ले आओ ताकि इनको भी थोड़ा एहसास हो, और फिर उसके बाद इनको थोड़े से हम लोग दे देते हैं पैसे और 9 महीने की मोहलत देते हैं ब्रिज, ताकि इनको एक मिल जाए कि अपने अनसर्टन टाइम्स के ऊपर से ये गुजर जाए एक दफ़ा। तो उसके बाद फिर इनसे पूछेंगे कि भाई अब आपने सीरियस होना है या पिछले 2 साल जो आप खेल तमाशे लगाते आ रहे हैं हमारे साथ उसी रास्ते पे चलना है। अच्छा इसमें खुरम मुझे लग रहा है कोई इस टाइप की चीज आप अच्छा एक तो सॉरी एक तो ये हुआ ना कि अभी अब वसत ये सवाल पूछा था कि क्या हो सकता है कि आईएमएफ की तरफ से जानबूझ के यार कि अब तो सीख जाओ ना, हाँ मतलब नालायक बच्चे, एक दफा फेल होगा मैट्रिक में तो फिर शायद इसको समझ आएगी। दूसरे जी एक और जाहिर है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें बनने का शौक भी था ना, सॉरी मैंने उर्दू में बोल दिया कि हमने भी बहुत देर लगाई। और आप इसके ऊपर आप यू रिटन अ लॉट ऑन दिस, आप काफी कॉलम्स भी हैं और काफी क्रिटिकल है। 8 महीने से तो झूल रहे थे, क्या देर लगाई? नहीं यार मतलब काफी ये जो बार बार बनाया है, बार बार चेंज किया है, फिर वो भड़के आंख में लाके बात करेंगे आईएमएफ से, ये सारी चीजें हुई है हमारे सामने ही हुई है। तो इसका कितना किरदार था खुरम? आई मीन व्हाट कुड वी हैव डन डिफरेंटली? हमें कुछ डिफरेंटली करना चाहिए था, मतलब इसमें हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना हमारी हुकूमत की। हमारी 100% बनती है या चाहे 90% बनती है। आई थिंक क्वाइट क्लियरली अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन फौजी अफगानिस्तान से निकले हैं तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत फंडामेंटली चेंज हुई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमतें जो यहाँ रह चुकी हैं अगस्त 2021 से लेके आज तक तो हुई है, उनको ये बात समझने में काफी देर लगी है, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 आई थिंक कोविड के बाद जब आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड किया गया था 1 साल के लिए, तो उसको जब रीस्टार्ट किया है मार्च 2021 में, हफीज शेख साहब स्टार्ट करके आए थे, तो तब से पाकिस्तान अगर आहिस्ता आहिस्ता वापस एक स्टेबलाइजेशन के पाथ पे आ जाता तो ये पूरा साल जो हम लोग इस तरह भुगते हैं, डिफॉल्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है, इंपोर्ट्स रुके हुए हैं, एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर नहीं मिल रहा, कभी 300 से ऊपर गया है, ब्लैक मार्केट में चले गए, ये सारी जो हमारी टेंशन का साल एक गुजरा है, ये नहीं देखना पड़ता हमें। बेसिकली द पॉइंट इज के जब कोविड के बाद जब लॉकडाउन वगैरह से उस पीरियड से एग्जिट हुए हैं तो वापस पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन के पाथ पे आना था, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने मुआहिदा किया आईएमएफ के साथ, मुआहिदा तोड़ा, पैसे मिलने के बाद मुकर गए अपनी कमिटमेंट पे, कहा हम रीनेगोशिएट करेंगे, हफीज शेख को निकाला, शौकत तरीन को लाए, उन्होंने रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फरवरी में उन्होंने एक और मुआहिदा साइन किया जो उससे भी ज़्यादा सख्त था, और जैसे ही वो साइन हुआ तो फरवरी में ही सब्सिडीज अनाउंस कर दी, दोबारा से पैसे मिलने के बाद फिर मुकर गए। फिर एक गवर्नमेंट निकली, दूसरी आई, उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने उससे भी ज़्यादा सख्त मुआहदे सारे साइन करके एग्रीमेंट दोबारा से बहाल किया तो उसको निकाल दिया। तीसरा एक और फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, इस दफ़ा इसाक डार आ गया, मिफ्ता इस्माइल को निकाल के। आईएमएफ की नज़र से आप ये सारा देखें ना, आप अपने आप को उनकी सीट पर बैठाएं और ये होते हुए देखें। ये लोग मुआहदे करते हैं, जैसे पैसे मिल मुकर जाते हैं और फिर वापस अपने पुराने रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, और अपना जिस बंदे ने मुआहदा साइन किया होता है उसको निकाल देते हैं, नया बंदा आपके सामने बैठा देते हैं। अच्छा, तो यू विल आल्सो फील भी आते हैं, इनको किसी तरह से समझाना है, मे भी ये तरीका समझाने का। अच्छा डॉक्टर खाकान नजीब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि $3 अरब तो इन्हें मिल गए, अब इन्हें $4.5 अरब के लगभग जो है वो किस्त देनी है दिसंबर तक, एक तो वो लटक रही है। अब $3 अरब में से $4.5 अरब खासे मुश्किल हैं निकालने, हो सकता है निकालने। फिर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं वज़ीर, उन्होंने ये दावा किया है कि जब हम ये हुकूमत छोड़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह ख़जाने में 20 से 25 अरब डॉलर छोड़ के जाएंगे। ये उन्होंने छोड़ी है या छोड़ के जाएंगे? एक तो इसको हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मनीज जुलाई और 15 अगस्त तक क्या आ सकती हैं। एक तो $1.1 बिलियन आईएमएफ का, $3 अरब फ्रेंडली कंट्रीज़ के, $4.1 अरब ये हुए,
चलें अनदर बिलियन और सो आप समझ लें हमारी मल्टीलैटरल्स के, मैं समझता हूँ $5 अरब तो जो हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें तकरीबन आ जाएगा, लगभग की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है वो तो हम देख लेंगे आई थिंक, बट दिस इज़ आई थिंक द बॉल पार्क फिगर। सो अगर आप $4 अरब के रिजर्व्स पे हैं, इसमें ये ऐड कर लीजिए तो आपको कहीं $9 अरब के रिजर्व्स पे होना चाहिए स्टेट बैंक के। इसमें जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के हैं वो ऐड कर लीजिए, तो मेरा ख्याल है आप $14-15 अरब पे इस सारे सिनारियों में आ जाएंगे अगर आप ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर के डिपॉजिट्स प्लस स्टेट बैंक के रिजर्व्स काउंट करें। अगर डॉक्टर साहब के पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की चीज़ मौजूद है जो अभी मंजर आम पर नहीं आई, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी कि कोई चीज़ बिक जाएगी या कोई रिफाइनरी के पैसे लगाने के आ जाएंगे, बट मे बी ही हैज़ समथिंग अप हिज स्लीव दैट विल बी वेलकम टू ऐड अनदर $5 बिलियन। लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा शायद। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ अभी ब्रेक लेने एक वजीर खजाना के आज ही बयान आया था शाहजेब खानजादा के शो पे, वो कह रहे थे कि एक एयरपोर्ट भी शायद इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को दिया जा सकता है। अच्छा, ये क्या सिलसिला है, जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुरम, मैं आपके पास आता हूँ। एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन अभी हाल में ही ये बात हो रही थी कराची पोर्ट की, तो अब जाहिर है कि आपको पता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ पर कंट्रोवर्सी तो बनती ही बनती है। तो ये सारी खबरें गर्दिश करने लग गई कि जी पोर्ट को बेचा जा रहा है और ये वो सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पर आप थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो भी इसका नाम है, वो भी तो एक फिलिपीन कंपनी की ही ओन्ड है, तो वो चला रहे थे। तो अभी जो मुआहदा हुआ है आई बिलीव कोई UAE बेस्ड कंपनी के साथ, इसकी क्या स्टोरी है, ये कितनी मुख्तलिफ बात है? इसकी बहुत सिंपल स्टोरी है ज़रार, खाम में इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ बनाया जा रहा है। यू सी ये जो PICT का जो कंसेशन एग्रीमेंट था, इसके अंडर ये फिलिपिनो कंपनी आए जी हेलो ट्रेड करी थी। ये सिर्फ पोर्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, ये ओन नहीं करते पोर्ट को, सिर्फ ऑपरेट करने का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनका जो कंसेशन एग्रीमेंट था वो 17 जून 2023 को एक्सपायर हो रहा था। सही। और उसमें उसको एक्सटेंड करने की, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने की कोई वो नहीं थी, या कोई क्लॉज नहीं था। या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई नया एग्रीमेंट लेके आए, अभी नया ऑपरेटर लेके आए, और अगर वो नया वो भी ऑपरेटर लाएंगे, इनके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल थी, विच मीन्स कि ये कह सकते हैं कि हम भी ये वाला एग्रीमेंट इसकी टर्म्स मैच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिगिनिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, माइंड यू, ये काम अली जैदी साहब ने शुरू किया था जब वो मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग थे, कि वो कह रहे थे कि अब हम इस कंपनी के साथ आगे इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये वाली कंपनी जो फिलिपिनो चला रही है, वी वांट अ न्यू कंपनी टू कम इन जो इसमें इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार हो, एंड तो हम लोग इसकी वो करेंगे ओपन कंपेटिटिव बिडिंग एंड व्हाटनॉट। तो ये सिलसिला शुरू तब हुआ था, कोई पिछले मई जून की बात होगी ये मेरे ख्याल में। अब जाके हुआ ये है कि तब कोर्ट ने इसमें दखल दे दिया। आई थिंक स्टे ऑर्डर आ गया था, और कंपेटिटिव बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स इशू करने से कोर्ट ने मना कर दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने, क्योंकि जो कंपनी ऑपरेटर है वो कोर्ट ले गई इस मामले को। जनवरी में या फरवरी में जाके वो कोर्ट का स्टे वेकेट हुआ, तो फरवरी से अब तक इनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो कंपैरेटिव बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सके एंड व्हाट नॉट। और साथ साथ उनको अबू धाबी की जो ऑफिशियल पोर्ट ऑपरेटर है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के नाम से, उनकी तरफ से उनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया कि भाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट द टर्मिनल, इट्स नॉट टू ओन द, मतलब हां, ये नहीं है कि आपने पोर्ट बेच दिया, उसके ऑपरेशन को भी सब दैट ऑल। तो अबू धाबी पोर्ट ग्रुप ने कहा कि वी आर इंटरेस्टेड, और इसके साथ साथ हम लोग एक पैकेज ऑफ पॉलिसीज भी, पैकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए बना सकते हैं, जिसमें नॉट ओनली द PICT बट एक दो और भी टर्मिनल्स हैं, पोर्ट कासिम में भी टर्मिनल्स हैं कुछ दैट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन, एंड उसके साथ साथ दे वर लुकिंग एट कि रिफाइनरी भी सेटअप हो सकती है और कुछ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है। इट वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर पैकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने ऑफर की थी पाकिस्तान को, जिसमें से एक हिस्सा ये था
पोर्ट्स का जो अच्छा, ऑपरेशन मेरी उसमें भी कोई इतनी बड़ी साजिश जी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, खाकान नजीब साहब या खुर्रम हुसैन जो भी इस सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड हो, कि पाकिस्तान के पास फ़िलहाल आप देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सुकड़ा हुआ है, जो जीडीपी है 0.29% की प्रोडक्शन है, हम आईएमएफ के इंजेक्शन पे चल रहे हैं और बाकी जो लोन्स हैं वो आने से जो है ख़जाना भरा हुआ दिखाई देगा। इन हालात में हमारे पास ऑफ़र करने के लिए क्या है? क्योंकि जो हमारे आसमान हैं वो पहले से ही अरब एयरलाइंस के पास हैं, पीटीसीएल जैसे इदारे वो आपको पता है कि कौन चला रहा है, अब एयरपोर्ट्स की लीज़ का मामला भी जो है वो चल रहा है, ये एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्टेड हैं। तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफ़र कर सकता है कि इसका जो है उस मोड़ तक ना पहुँचे कि जहाँ दोबारा जान के लाले पड़ जाए? जी डॉक्टर साहब। मैक्सिमम देखिए, अगर तो आप इन्वेस्टमेंट साइड को देखें तो पाकिस्तान के पास डाइवेस्टमेंट के लिए तो एक बहुत बड़ा जो हम कहते हैं सरमाया है, हमारे एसेट्स जो हैं उसमें एलएनजी पावर प्लांट्स हैं, ये ईजियर हैं करने, फिर ऑफ कोर्स आपके डिस्कोज हैं, ये सब प्राइवेटाइजेशन की वैसे लिस्ट पर हैं और ये एक्टिव लिस्ट पर हैं प्राइवेटाइजेशन की। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ जो मैं कहूँगी यार ये तो अभी शुरू होने हैं, इन पे काम भी हो रहा है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ जिसे हम कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जिनको हम प्राइवेटाइजेशन में ले जा सकते हैं, जिन पे ऑलरेडी काम हो रहा है। फिर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सिंध इंजीनियरिंग है, आई थिंक हैवी इलेक्ट्रिक है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है, बैंक्स में आई थिंक ये छोटे बैंक हैं, एसएम है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ है, ये जो बड़े हैं उसमें बल्लो की है, हवेली बहादुर शाह है, इस्लामाबाद जो आईएसको और जो फैसलाबाद हैं ये एडवांस स्टेज पे हैं। देखिए ये गुद्दू पावर प्लांट है जो हमारा ये सारा एक मेन्यू जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, ये तो डाइवेस्टमेंट का मेन्यू है, बहुत अरसे से चल रहा है, नहीं कर पा रहे। सो वी कैन मूव ऑन दैट। जो इस वक्त बात हो रही है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हो रही है, ये कतरीज आए थे और ये 2019 से इफ आई रिमेंबर करेक्टली चल रही है बात। दे वांटेड ऑल 3 एयरपोर्ट्स बट कुछ लीगल कबाहतें थी, हमने सकूक वगैरह किया हुआ है बाकी 2 पे, तो आई थिंक शायद उस वजह से अब आई थिंक दे हैव एग्रीड टू टेक अगेन दिस इज़ अ लीज एग्रीमेंट जो अगर उनके साथ होगा, क्योंकि सिविल एविएशन इस वक्त ऑपरेट भी कर रही है और रेगुलेट भी कर रही है। सो ये इसको बाइफरकेट करने की कोशिश की जा रही है एंड होपफुली सर्विस भी इम्प्रूव करेगी। दूसरा ये है कि व्हाट वन इज हियरिंग इसके मिडल ईस्ट से शायद न्यू इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्म्स, रिफाइनरी, सीपेक 2, ये लो हैंगिंग फ्रूट है जो इस वक्त शायद अवेलेबल है। इसी के लिए मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई गई है ताकि मेन सिस्टम को किसी तरह बाईपास किया जाए। सो दिस कैन बी स्लाइटली इनोवेटिव and hopefully we can put some again a professional input into it and make these things happen। और ये फिर जिसे कहेंगे एक तरह से हेल्प कर सकती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो आ रहा है, सो जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें कुछ पैसे पिकअप किया जा सके, और ये अच्छा टाइम है इस वक्त ये करने का। अब ये तो अनफेयर ही है ना यार कि 88 बिलियन का लॉस पीआईए ने पिछले साल किया है, आई मीन रियली, और मतलब 10वीं बार उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, इसमें कुछ नहीं रखा। 27 एयरक्राफ्ट्स हैं, ये जरा बाकी अपने रीजन की एयरलाइंस को देखें वो क्या कर रही हैं। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर रीथिंक। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि लाखों के कारोबार में करोड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पंजाब में कम से कम 5 मकामात पे अहमदी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस बुनियाद पे FIRs दर्ज हुई हैं कि उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पे क़ुरबानी करके शायर इस्लामी की तौहीन की है। ये FIRs पाकिस्तान पीनल कोड 298C के तहत दर्ज हुई हैं। इस दफ़ा के तहत अगर कोई अहमदी ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करके अपने अक़ीदे की तबलीग करे तो उसे सज़ा दी जा सकती है। 2 FIR टोबा टेक सिंह में और एक ननकाना साहब फैसलाबाद और लाहौर में दर्ज की गई हैं। हो सकता है कि दीगर इलाक़ों में भी पर्चे कटे हों,
लेकिन फ़िलहाल हमें इसका इल्म नहीं है। इस साल ईद उल अज़हा से लगभग 2 हफ्ते पहले ही अहमदियों की चारदीवारी के अंदर कुर्बानी रोकने के लिए भी मुहिम शुरू हो गई थी। इस सिलसिले में TLP और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पेश रहे। ईद उल अज़हा से कबल अहमदियों को कुर्बानी से रोकने के लिए झंग, जड़ावाला और कोटली आज़ाद कश्मीर में शिकायतें दर्ज करवाई गईं। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को एक ख़त लिखा गया। महकमा दाखिला ने तमाम थानों को मुत्तला किया कि पेशगी इक़दाम किए जाएँ। DPO हाफिज़ाबाद ने इस ख़त की रोशनी में मातहत अफसरों को हिदायत की कि वो अपने अपने इलाक़ों में अहमदी कम्युनिटी से रब्ता करके उनसे तहरीरी हल्फनामा लें कि वो ईद के मौके पे कुर्बानी से परहेज़ करेंगे। सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीर भी गर्दिश करती रही हैं जिसमें अहमदियों के घरों से जानवर बरामद करके उन्हें मजहबी सियासी कारकुनों की मौजूदगी में पुलिस गाड़ियों में डाला जा रहा है और उन्हें साथ ही साथ पुलिस की सतह पे खबरदार भी किया जा रहा है। दूसरी जो बिहार की जो खबर है जी दूसरी जो बिहार में जो है ना, उसमें मोहम्मद ज़ाहिरुद्दीन थे, 55 साल की उम्र थी, ट्रक ड्राइवर। तो वो कत्ल हुए हैं और वो सिर्फ कत्ल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी टांग टूटी हुई थी और वो भाग नहीं सके थे। मतलब वो फ्रैक्चर, पुराना एक फ्रैक्चर था, तो जख्मी थे, तो वहाँ पे मारा गया और वहाँ पर पुलिस भी पहुंची थी जहाँ तक मुझे इल्म है, लेकिन हजूम को देख के उन्होंने भी साइड पकड़ ली। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये अहमदी कम्युनिटी के बारे में, ये वो खबरें हैं जो खबर ही नहीं है, ये खबर ही नहीं है हमारे लिए। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो आपको इसका ना होने के बराबर मेरा ख्याल के जिक्र हुआ ही नहीं है कहीं, और इक्के दुक्के अखबार में शायद ये चीज़ छप जाती है। और अब इसमें नई चीज़ हम क्या निकालें? पुलिस का किरदार वो भी नया नहीं है। पिछले साल की ही बात है, या मेरे ख्याल 1-2 साल कबल की बात शायद हो गए हैं कि पुलिस ने ही अहमदियों की कब्रों को मश्क किया था। फिर आपको याद है कि इबादत गाहों में इसका पता एक नुकसान होता है जो शायद हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ये 298 295C के चक्कर में नहीं पड़ती। वो तो ये देखती है कि किसी कम्युनिटी के साथ जो है वो क्या सलूक हो रहा है। तो फिर जब हम चीखते चिल्लाते हैं कि जी फ़लाँ जगह मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, तो एक मिसाली माशरे की जो हम कोशिश करते हैं, फिर उस पर वो सवालात उठाते हैं, बस इतना होता है वो। अच्छा, अब देखें जैसे वो UK को परवाह नहीं है, UK को परवाह कि ये गैर मुस्लिम हैं और ये जो है इंपीरियल कॉलेज समाज के लिए ख़तरा है। हाँ, इंपीरियल कॉलेज लंदन, अब अच्छा कभी कभी बड़ी इत्तेफाक से चीज़ें साथ मिल जाती है ना, जैसे भारत में ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ, लंदन में क्या हुआ। इंपीरियल कॉलेज लंदन बहुत एक टॉप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। वहाँ उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर रखेंगे, सेंट्रल क्योंकि कॉलेज उनकी फिजिक्स के लिए जो खिदमात हैं। अब जाहिर है कि उन्होंने शायद ये नहीं पूछा होगा कि उनकी फ्रिज के अंदर कौन सा गोश्त होता था, अगर गोश्त होता। नहीं, वो ये नहीं किसी से पूछा कि वो अहमदी थे या नहीं थे। अच्छा, तुम जो ये मिसालें दे रहे थे ना भारत की, अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये बहुत ही एक्सट्रीम मिसालें हैं। मसलन यहाँ जो एक कम्युनिटी के साथ होता है वो तो ये है कि उन्हें आप आराम से मना कर देते हैं पुलिस की मदद से कि ये ना करें, हमारे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। इंडिया में ये काम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जितनी भी हमने मिसालें दी, और 2015 से अब तक जो है कोई 90 से ऊपर मुसलमानों की लिंचिंग हो चुकी है। अच्छा, फिर कोई ये सवाल पूछता है कि यार इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है, तो तुम यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकते हो? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। होता ये है कि सोसाइटी जो है रफ्ता रफ्ता वो तैयार होती जाती है, इंटॉलरेंस का लेवल जो है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, वो बर्दाश्त हो जाता है, फिर उससे एक नेक्स्ट लेवल, फिर न्यू नॉर्मल। हाँ, तो ये इंडिया में अचानक से ये लिंचिंग का कल्चर नहीं आया, इसके लिए पूरा जो है 70-80 साल काम हुआ है, तब कहीं जाके। तो हम जो ये कहते हैं कि यार आज पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ हो रहा है, ये तो इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहन ऐसे ही बनते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। एक न्यू नॉर्मल के ऊपर एक नया नॉर्मल जो है उस पे रद्दा, ईंट पे ईंट होके फिर एक दीवार बन जाती है। फिर अचानक से एक ऐसी खबर आती है कि जी लिंचिंग हो गई, तो हम समझते हैं कि ओहो हो ये कैसे हो गया, ये अचानक हो गया।
हम फिर इस स्टेट ऑफ माइंड। नहीं देखो, पहले तो टॉप हेडलाइन होती है, हाँ, फिर वो नीचे आती है, फिर वो कहीं अंदर के कॉलम में होती है, और फिर वो अच्छा, और फिर इसके लिए अहमदी या हज़ारा या क्रिश्चियन या हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। अब वो श्रीलंका का आदमी था, हाँ, वो सियालकोट में जो वाक़ है, ना 3 में ना 13 में, वो भी तो फिर ये है कि ये फिर हर एक को बस मशाल खान का ये चीज़। हाँ, मशाल खान को हमें हज़ारों मिसालें मिलती हैं। एक वक्फा ले लें। 14 जून को यूनान के साहिल के करीब एक किश्ती जिसमें तकरीबन 850 से 900 लोग कहा जाता है सवार थे, यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो डूब जाती है। और उसमें जितने पाकिस्तानी कहा जाता है कि तकरीबन 350 से 400 शायद पाकिस्तानी उसमें सवार थे, उसमें से सिर्फ 12 लोग बच जाते हैं। कुल तादाद भी जो लोगों की बचने वाली है वो बहुत कम थी। इसके बाद पाकिस्तान हुकूमत हरकत में आती है, ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान होता है, और अब तक आज तक की खबर जो है वो ये है कि तकरीबन 20 बैना ह्यूमन ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ 50 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं। डूबने वाले पाकिस्तानियों और बचने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए 100 से ज़ायद DNA सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं। आज साबिक DG FIA तारिक खोसा साहब ने भी इसके ऊपर एक मजमून लिखी है, उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस। किश्ती के डूबने के बाद अवाम के शदीद रद्द अमल देखने को आया था, हज़ारों लोग रोड पर निकले थे, और यूनान की तारीख में पहली बार इतने ज़्यादा लोग सड़कों पर निकले हैं माइग्रेंट्स की मौत के बाद। तो मेरी बात हुई कुछ देर पहले सहाफ़ी ज़फ़र शाही साहब से, जिनसे हमने पूछा कि क्या अभी भी यूनान की हुकूमत पर अवाम का दबाव है और बरकरार है, और जो पाकिस्तानी इस वक्त यूनान के रेफ्यूजी कैंप्स में हैं उन पर क्या गुजर रही है। सुनिए। यूनानी आवाम समेत यूनान में मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन 3000 के करीब जो है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। तो इन इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से जो है शदीद तनकीद का जो है वो हुकूमत को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि 2 दिन पहले यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर यूनान के जो वज़ीर आज़म है क्रियाकोस मिचोताकिस, उनको भी जो वहाँ सहाफ़ी थे उनकी तरफ से कड़ी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया गया, और मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो उनसे किए गए। तो साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जिस तरह पहले भी हमने ये बताया था कि इस हादसे के बाद यूनान की तारीख का सबसे बड़ा जो है तारकीन वतन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एथन के अंदर जो है वो मुज़ाहरा जो है वो किया गया, और इस मुज़ाहरे का एहतमाम जो है वो भी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से किया गया। और इस वक्त भी यूनान भर में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तरफ से बार बार हुकूमत से ये मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि इस सारे मामले की साफ़ और शफाफ तहकीकात जो है वो करवाई जाए, और इस हादसे में जिनकी भी कोताही शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए। और इस हादसे में जो ज़िंदा लोग बचे 103 तारकीन वतन ज़िंदा बचे, जिनमें 12 पाकिस्तानी थे। तो इन 12 पाकिस्तानियों में से 8 पाकिस्तानी जो है वो जो कैंप है उससे रिलीज़ हो चुके हैं। वो अपने मुख्तलिफ उनके जो एथन के अंदर या यूनान के अंदर जो उनके अजीज़ो अकारब हैं वो उनके पास जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी जो मालाकासा कैंप है उसके अंदर 4 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनमें से 3 का तल्लक जो है वो पंजाब से है और 1 का तल्लक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। ये पाकिस्तानी जो है इनसे चंद दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ इस इंतज़ार में खड़े हैं कि उनका कोई रिश्तेदार जो है, क्योंकि कैंप इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया है कि आपका कोई रिश्तेदार जो है वो यहाँ आए और आपकी गारंटी देकर वो आपको यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन ये जो 4 पाकिस्तानी अभी इस कैंप के अंदर मौजूद हैं, इनका ये कहना था कि यूनान के अंदर हमारा कोई रिश्तेदार जो है वो नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम फ़िलहाल इस कैंप के अंदर जो है वो रहेंगे। और कैंप के अंदर जो सहूलियात हैं उनके हवाले से जब इनसे सवाल किया गया तो ये जो 4 पाकिस्तानी इस वक्त कैंप के अंदर मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि कैंप के अंदर जो है हमें बेहतरीन सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं, और सफारत खाना पाकिस्तान जो है वो भी मुकम्मल हमारे साथ
राब्ते में है। और जिस वक्त भी हमें हमारे इंटरव्यूज़ जो है वो यहाँ से कंप्लीट होंगे तो उम्मीद है कि हमें एथन के अंदर जो है किसी घर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिलहाल उनका यही फैसला है कि वो इस कैंप के अंदर रहेंगे और इसके बाद आने वाले वक्तों में मज़ीद अपना फैसला जो है वो कर सकेंगे। जी अच्छा, जैसे ही ये खबर आई थी किश्ती की डूबने की तो काफ़ी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आती रही और अब उन सारी बातों की तस्दीक हो गई है। इतवार के रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत तफसीली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस पर शाया की है और इससे कंफर्म हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले भी ये बात हो रही थी कि उस किश्ती पर पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया था। अब इस बात को कंफर्म किया गया है, वाज़ेह है कि इस दोज़ख में दर्जे थे। सबसे नीचे वाले दर्जे में पाकिस्तानी थे, बॉटम ऑफ द शिप, उनके ऊपर बच्चे और ख़वातीन, और फिर टॉप पर शामी फ़लस्तीनी और मिस्र के शहरी थे। और हालांकि पहले तो ग्रीस यूनान के कोस्ट गार्ड ने कहा था कि जी हमें तो पता ही नहीं था, हम मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन ये अचानक से ही गिर गई। अब ये वाज़ेह हो गया है कि 16 घंटों से ये डिस्ट्रेस कॉल्स दे रही थी, बल्कि एक कंटेनर शिप भी साथ से गुजरी थी जिन्होंने उनको पीने का पानी कुछ दिया था और लोग इतने डेस्परेट थे कि वहाँ से छलांग मारकर उस किश्ती में भी सवार होने की कोशिश की थी। और क्योंकि पानी वहाँ पे ख़त्म हो गया था तो सारे लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और उनको फिर बेल्टों से मारा गया और ज़्यादातर ये पाकिस्तानी थे और यही वजह है कि सिर्फ 12 पाकिस्तानी बच गए हैं। मसला यहाँ पे क्या होता है कि अब ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर इसको कहते हैं गेम, और गेम के कुछ असूल हैं। एक असूल ये है कि जो स्मगलर होते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर देते हैं और किश्ती की जो भी हालत हो उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम साहिल के करीब पहुंचकर अगर हम डूबने भी लगे तो कोई हमें बचा देंगी। अच्छा, कोस्ट गार्ड, जैसे यूनान के कोस्ट गार्ड को भी ये पता था और इसीलिए वो डिले करते हैं, क्योंकि हुकूमत का भी प्रेशर होता है। यूरोप में जो मूड है माइग्रेंट्स के खिलाफ वो भी इसके अंदर एक रोल प्ले करता है कि ये इस आदत में ना ये ना समझें कि अगर ये डूब जाए तो हम इनको बचा लेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात है कि जो रेडियो वहाँ पर जो बातचीत चल रही थी किश्ती के कप्तान और यूनान के कोस्ट गार्ड के बीच, उसमें जो कैप्टन था वो उनको बार बार कह रहा था कि नहीं मैं, आप फिक्र ना करें, मैं आपके यहाँ साहिल से मैं हट के आगे जाके मैंने इटली जाना है। अच्छा, वो क्यों इंसिस्ट कर रहा था? क्योंकि जो स्मगलर्स होते हैं और जो कप्तान होते हैं उनको रकम पूरी उस वक्त मिलती है जब वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये है। अच्छा, यहाँ इसी से रेलिवेंट आई डॉन में साबिक जो DGFIA हैं तारिक खोसा, उनका भी एक मजमून छपा है और वो इस वक्त नेशनल इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सेंटर ऑफ गवर्नेंस रिसर्च के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 14 नुकात पेश किए हैं नेशनल एक्शन प्लान कि उस पे अमल किए बगैर आप इस कैंसर पे काबू नहीं पा सकते। इस सिलसिले में उन्होंने मौसर कानून साजी की बात की है, स्मगलरों का तरीक़ेकार को समझने की ज़रूरत पे जोर दिया है ताकि ठोस सबूत जमा हो सकें। फिर गवाहान की प्रोटेक्शन जो है वो नहीं होती, इसलिए कि ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं तो कोई सामने नहीं आता तो केस भी नहीं चलते उन पे। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे कोस्ट गार्ड हैं या इमिग्रेशन FIA वाले हैं या रेंजर्स हैं, उनके दरमियान ना होने के बराबर है। फिर उन्होंने जो सबसे अहम इसमें बात की है वो ये कि बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इस कैंसर पे आप काबू नहीं पा सकते। 2006 में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और यूनान पे मुश्तमिल एक राब्ता गिरोह तश्कील पाया, ये रूट है। और इसके 2 इजलास हुए, एक इस्लामाबाद में और एक एथेंस में, और उसके बाद ये राब्ता ग्रुप अपनी मौत आप मर गया। इसे ज़िंदा करने की दोबारा ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान, ईरान, ओमान और अमारात, ये जो दूसरा रूट है, इसके दरमियान मौसर राब्ता ग्रुप तश्कील देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जब बच्चों का कैमल जॉकी का चक्कर चला था तो अमारात ने अपने एंड पे अपने शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की और यहाँ FIA ने इन बच्चों के स्मगलरों के खिलाफ दायना तंग किया था। उसका खासा जो है मौसर रिज़ल्ट सामने आया था। तो अब क्यों नहीं हो सकता? और फिर ये पूरा ढांचा तभी फ़ाल रह सकता है जब वजारत दाखिला, वजारत कानून और वजारत ख़जाना के एहलकारों पर मुश्तमिल एक मायना कमीशन, पावरफुल मायना कमीशन बाइख्तियार वो बने और जो मुतल्लिक़ा हैं जैसे FIA, कोस्ट गार्ड और रेंजर्स हैं, उनकी एक टास्क फोर्स जो है और उनके दरमियान रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मुकाबला हो और कैपेसिटी बिल्डिंग उनके
की जाए, जो कि कम से कम 3 साल लगेंगे। मतलब करने के लिए हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। हाँ सही है, लेकिन अभी तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने ये कह के टाइम वाइम ही पूरा किया है, किसी ने सुनना मुनना तो है नहीं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।